हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेंस सॉल्व्ड पेपर का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। ये हमारा नवा भाग है और इसके पहले हम 8 भाग कर चुके थे। 2014 से 2020 तक के मुख्य परीक्षा के पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अभी सबसे पहले हमने 2018 का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हिस्ट्री कर लिया है और ज्योग्राफी का भी लगभग हो गया है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर का वर्णन करो। ये 6 नंबर में पूछा गया था 2018 में। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर। अब आपने प्रीलिम्स में बहुत सारे फैक्ट पढ़े होंगे, वही को उन्हीं अगर आपको वो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं बनता है तो उसी को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख देना है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर का वर्णन करने में क्या लिखना है? देश की 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में रहती है। क्या लिखना है कि देश की 6% जनसंख्या, भारत की 6% जनसंख्या कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में रहती है। और 2011 की 15वीं जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला कि देश की 6% जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में रहती है। अब जब जनसंख्या के बारे में लिख रहे हैं तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि कितनी जनसंख्या रहती है। तो देश की 6% जनसंख्या मध्य प्रदेश में रहती है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। कुछ पॉइंट इस प्रकार है। तो सबसे पहले प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809 है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 3,76,00,000 है और महिला जनसंख्या लगभग 3,50,00,000 है। मध्य प्रदेश में 1,000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी है? यहाँ पे हम लिंगानुपात लिख देंगे 931 है। सर्वाधिक लिंगानुपात 1021 बालाघाट तथा सबसे कम भिंड जिले का है। मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? मतलब 2001 से 2011 में कितनी जनसंख्या वृद्धि रही है? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि 20.53 रही है, जबकि भारत की कितनी रही है? 17.7 रही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि इंदौर में हुई है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे हुई है? इंदौर में 32.9% हुई है। जबकि सबसे कम वृद्धि कहाँ पे हुई है? अनूपपुर में हुई है। कितनी हुई है? 12.3% हुई है। मध्य प्रदेश में 0 से 6 आयु समूह के बच्चों का लिंगानुपात 918 है। 0 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 918। और सर्वाधिक लिंगानुपात है 978। उपरोक्त आंकड़ों को विश्लेषण से स्पष्ट है कि 2001 से 2011 में स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन शिशु लिंगानुपात कम है, जिसे प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार से हम अपना आंसर 6 नंबर में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों का विवरण देते हुए मिट्टी अपरदन को रोकने का उपाय बताइए। फ्रेंड्स, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ ये एमपीपीएससी मेंस का सॉल्व्ड पेपर है। मेंस की सॉल्व्ड पेपर अगर आप परचेज करते हैं, अगर आप इसकी हार्ड कॉपी मंगाते हैं तो आपको 12 बुकलेट मिलती हैं। अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी मंगाते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में आपको 8 बुकलेट मिलती हैं। ये दोनों ही बुकलेट में सेम रहता है। बस हार्ड कॉपी में क्या होता है कि मोटी के कारण आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसका डिवाइडेशन कर देती हूँ, तो इसलिए आपको ये 12 आती हैं। ये जो सॉल्व पेपर तैयार किए गए हैं ये हैंड रिटन तैयार किए हैं 2014 से 2020 तक, जिसमें 2014 से 2020 तक पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 4 तक पूरा कंप्लीट है और 2014 से 2018 तक पेपर 5 भी आपको दिया जाएगा। इसमें पूरा का पूरा जो अथवा वाले क्वेश्चन हैं उनको भी समाहित किया गया है। जो भी क्वेश्चन पूछे गए सबको कंप्लीट किया गया है। तो आप इसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों मंगा सकते हैं, चाहे आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं, 19 की कर रहे हो, या आप नेक्स्ट मेंस 2023 की कर रहे हो, जो 2022 के मेंस की कर रहे हो, जो कि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। आज ही पेपर में आया है कि लगभग 1200-1500 पद तो रिक्त हैं ही। अब सरकार चाहे तो 600-700 पदों का विज्ञापन इसी माह में दे सकती है। तो और अगर आप ये लेना चाहें तो अकेले सिंगल ले सकते हैं, या आप हमारा मेंस का फुल पैकेज लेना चाहते हैं। मेंस के फुल पैकेज से मतलब पूरा सिलेबस वाइज कवर है, फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक। उसकी भी हार्ड कॉपी दोनों उपलब्ध है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, और 2019, 2021, 2022 सभी के मेंस के लिए उपलब्ध है, तो आप वो ले सकते हैं।
तो चलिए, और हाँ, इनके साथ हम आपको ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं सॉल्व पेपर के साथ भी, और आप हमारे मेंस के नोट्स के साथ भी। मेंस के नोट्स के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं, जहां आपको इनकी तैयारी कराई जाती है। जिन जिन टॉपिक के ग्रुप है उनसे संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप आपके लिए ये साबित होते हैं। एग्ज़ाम टाइम पर, एग्ज़ाम समय में इन ग्रुप में भी रफ्तार पकड़ ली जाती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन, बहुत सारे डाटा आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों का विवरण देते हुए मिट्टी अपरदन को रोकने का उपाय बताओ। तो नदियों के बहाव एवं तेज वर्षा की बूंदें मृदा की सतह पर गिरती हैं। क्या नदियों का जब तेज बहाव होता है या तेज वर्षा की बूंदें होती हैं तो मृदा की सतह पर गिर जाती हैं, तो वह महीन मृदा कणों को मृदा पिंड से अलग कर देती हैं। तो क्या करती हैं, जो मृदा, अब तेज पानी का बहाव आ रहा है, किसी चट्टान पे पड़ रहा है, चट्टान के ऊपर मृदा है, तो मृदा को या तो अलग कर देंगी या बह के दूसरे जगह पर ले जाएंगी। ये मृदा कर जल प्रवाह या वायु प्रवाह, अब जल से चला जाए या बहुत तेज आंधी आए, तूफान आए, वायु आए, उससे भी जो मृदा कण है वो अपने स्थान से हट जाते हैं और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये मृदा कण जल प्रवाह, वायु प्रवाह के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, मृदा अपरदन बोला जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यह समस्या विकराल रूप में है। काय में, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। कारण क्या है, चारागाह क्षेत्र को कृषि भूमि में बदलना। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा, जो मध्य प्रदेश का मैप है, ये मध्य प्रदेश का जो मैप है, बोल रहे हैं उत्तर पश्चिमी भाग है, मतलब ये वाला जो भाग है, यहाँ पर अपरदन की समस्या बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि चारागाह क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया। ऐसा क्षेत्र जो वहाँ पे चारागाह, मतलब चारागाह का क्षेत्र था, पशु खाना खाने आते थे जहाँ पर, तो उसको कृषि भूमि में बदल दिया है। वृक्षों का अविवेकी पूर्ण कटाव, वृक्षों का एक अविवेकी मतलब कहीं भी कैसे भी, जो वृक्ष काटने लायक भी नहीं थे उनको भी काटा है, तो इसलिए बोला है अविवेकी पूर्ण कटाव। वनों में आग लगना, भूमि को खाली छोड़ना, त्रुटिपूर्ण कृषि प्रणाली, कृषि प्रणाली भी क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो ये सभी कारण हैं जिससे मृदा का अपरदन हो रहा है। एक बार और सुन लीजिए, चारागाह क्षेत्र को कृषि भूमि में बदलना, वृक्षों का अविवेकीपूर्ण कटाव, वनों में आग लगना, भूमि को खाली छोड़ना और त्रुटिपूर्ण कृषि प्रणाली, ये मृदा अपरदन के कारण है। उपाय क्या है कि सिंचाई की बूंद बूंद पद्धति का उपयोग करो। टपक विधि जो आती है, उस प्रकार की विधियों का उपाय, मतलब कुशल सिंचाई विधियों पद्धति का उपयोग किया जाए। नदियों और घाटियों में वृक्षारोपण किया जाए। परती या खाली भूमि ना छोड़ी जाए। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जाए। वृक्षारोपण, वृक्षों की कटाई पर रोक, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन के उपाय में मिलेगा। सिंचाई की बूंद बूंद पद्धति का उपयोग करना, इस प्रकार हम इन सिंचाई विधियों के द्वारा और जागरूकता के द्वारा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। आप निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर ये कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का विस्तृत वर्णन दो। मतलब ये पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। स्थानीयकरण मतलब स्थानीय क्षेत्र में ही उनका स्थित हो रहा है, स्टेबल हो रहा है स्थायी तौर पर। तो क्या कारण है फ्रेंड्स? अगर कोई सॉल्व पेपर भी कर लेता है ना, तो मेंस का 70 से 80% सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर सिलेबस का हर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलता है। तो मध्य प्रदेश में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे सीमेंट उद्योग के लिए यह राज्य अनुकूल दशाएं रखता है। सबसे मेन क्या है? चूना पत्थर। सबसे क्या है मेन? मध्य प्रदेश में चूना पत्थर। तो मध्य प्रदेश में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे सीमेंट उद्योग के लिए यह राज्य अनुकूल दशाएं रखता है। मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है, जिससे यह राज्य सीमेंट उद्योग के लिए अनुकूल दशाएं रखता है। 2004-05 में सीमेंट का उत्पादन 8,700 6,000 मीट्रिक टन था, जो 2009-10 में बढ़कर 21,000 मीट्रिक टन हो गया। मतलब 8,000 से कितना हो गया? 21,000 हो गया। 2004-05 में लगभग 8,000 था, और 2009-10 में कितना हो गया? 21,000। यहाँ से ये मतलब बता रहा है कि बढ़ रहे हैं। ये मिनी सॉल्व पेपर 2 साल पहले तैयार किए थे ये वाले,
2018 के, तो इसमें डाटा वही लिखा हुआ है। इसको आपको डाटा जो है मैं ग्रुप में आपको अपडेट करवा दूंगी। इसके बाद यहाँ सीमेंट के कई कारखाने हैं, जैसे कि है सबसे पहला है बानमोर का फैक्ट्री। सबसे पहला कौन सा है? बानमोर फैक्ट्री। ये वाला जो क्वेश्चन है 2019 में इसके क्वेश्चन पेपर में आया था, और ये मैं उस समय भी आप लोगों को वीडियो बना के करवाई थी जब ये पेपर था। उस समय ही 2019 के जब पेपर चल रहे थे उसके ही 2-3 दिन पहले मैंने इसको करवाया था, और ये सॉल्व पेपर भी आपको उसी समय प्रोवाइड किए थे। तो वही है, इसी प्रकार का क्वेश्चन वहाँ पे आ गया था। बानमोर जो फैक्ट्री है वो एसीसी के स्वामित्व में है। 1922 में गठित हुई। बानमोर फैक्ट्री कब गठित हुई? 1922 में गठित हुई, बानमोर में गठित हुई। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का यहाँ पे उत्पादन होता है। बानमोर फैक्ट्री में कौन से सीमेंट का उत्पादन होता है? तो बानमोर फैक्ट्री में साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन होता है। उत्पादन कितना है? 60,000 मीट्रिक टन। बानमोर फैक्ट्री में उत्पादन कितना होता है? 60,000 मीट्रिक टन बानमोर फैक्ट्री में उत्पादन होता है। तो एसीसी के स्वामित्व में है बानमोर। 1922 में इसका गठन हुआ। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का यहाँ पे उत्पादन होता है। बानमोर फैक्ट्री में कौन से सीमेंट का उत्पादन होता है? तो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन होता है, और कितना होता है? 60,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। दूसरा है कैमूर फैक्ट्री। कैमूर फैक्ट्री जो है वो एसीसी के ही स्वामित्व में है। बानमोर फैक्ट्री भी एसीसी के स्वामित्व में, और कैमूर फैक्ट्री भी एसीसी के स्वामित्व में। और बानमोर का गठन हुआ था 1922 में, और कैमूर का गठन हुआ था 1923 में। कैमूर फैक्ट्री कहाँ है? कटनी के पास कैमूर में है, और यहाँ पर 8 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। बानमोर में कितना होता है? 60,000 मीट्रिक टन होता है, और कैमूर में कितना होता है? 8 लाख मीट्रिक टन होता है। फ्रेंड्स, तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आज भी पेपर में आया है कि एमपीपीएससी 2022 में 22 के लिए 2000 प्लस पद स्वीकृत हुए हैं। अब हो सकता है कि आधे 2022 में निकालें, आधे 2023 में निकालें, लेकिन आना ये पद हैं, तो हो सकता है 700-800 पदों के लिए विज्ञप्ति अभी निकाल दे, और ये बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एमपीपीएससी कहाँ 200-300 पद के लिए निकालती है और यहाँ इतने ज़्यादा पदों के लिए निकाल रही है। तो तैयारी बिल्कुल सीरियस हो जाइए। अगर आपको अधिकारी बनना है तो ये बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। कैमूर फैक्ट्री एसीसी के स्वामित्व से 1923 में कटनी के पास कैमूर में 8 लाख मीट्रिक टन उत्पादन कैमूर की फैक्ट्री में होता है, और बानमोर में 60,000 मीट्रिक टन होता है। तीसरा है सतना सीमेंट फैक्ट्री वर्क्स। सतना सीमेंट फैक्ट्री वर्क जो है बिरला कंपनी द्वारा 1959 में स्थापित है। सतना सीमेंट वर्क्स कब से है? बिरला कंपनी द्वारा 1959 में स्थापित है। कौन सा? सतना सीमेंट वर्क किसमें है? बिरला कंपनी द्वारा 1959 में स्थापित है। उत्पादित क्षमता कितनी है? 6 लाख मीट्रिक टन। कितनी है उत्पादन क्षमता? 6 लाख मीट्रिक टन इसकी उत्पादन क्षमता है सतना सीमेंट वर्क्स की। तो बानमोर हो गया, कैमूर हो गया, सतना हो गया। फिर है मैयर फैक्ट्री। मैयर फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1980-81 में हुई थी। ये मैयर में है, मैयर आप लोग गए होंगे। और 75,000 मीट्रिक टन यहाँ पर सीमेंट क्षमता है। कहाँ पे? मैयर फैक्ट्री में कितनी क्षमता है? 75,000 मीट्रिक टन क्षमता मैयर की फैक्ट्री में है। फिर है नीमच फैक्ट्री। नीमच फैक्ट्री भी 80-81 में हुआ था, और नीमच फैक्ट्री में 4 लाख मीट्रिक टन क्षमता है। मैयर में 75,000 है, नीमच में 4 लाख मीट्रिक टन क्षमता है, और यहाँ पे 900 श्रमिक कार्यरत हैं। कितने श्रमिक कार्यरत हैं? 900 श्रमिक यहाँ पर कार्यरत हैं। मैयर फैक्ट्री 80-81 मैयर में है। 75,000 मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन होता है। नीमच फैक्ट्री 1980-81 में बनी है। 4 लाख मीट्रिक टन का यहाँ पे उत्पादन होता है, और 9,000 श्रमिक कार्यरत है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मालनपुर सीमेंट वर्क्स 1984 से, जीरावाद सीमेंट वर्क्स धार 1985 आदि भी फैक्ट्रियां कार्यरत हैं। इस प्रकार से हम अपना ये आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डोलामाइट खनन क्षेत्रों का वर्णन करो। तो डोलामाइट एक प्रमुख खनिज है जिसका उपयोग इस्पात उद्योगों में होता है। डोलामाइट क्या है? डोलामाइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग इस्पात उद्योगों में होता है।
फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपका नंबर मेरे पास अभी तक सेव नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख के अपना नंबर मुझे सेव करा सकते हैं, ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिल सके। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी भर्ती के नोट्स, MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स, मेंस नोट्स सभी हमारे पास मिल जाएंगे, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। डोलामाइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग इस्पात उद्योगों में किया जाता है। भारत में कुल उत्पादन अगर देखें तो भारत में कुल उत्पादन है डोलामाइट का 70 लाख टन। भारत में कितना उत्पादित होता है डोलामाइट? 70 लाख टन होता है। और सबसे प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 35% उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर है। कौन? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में उत्पादन 5 लाख टन है। टोटल कितना होता है? 70। मध्य प्रदेश में कितना है? 5 लाख टन। और मध्य प्रदेश में डोलामाइट के क्षेत्र में चौथा स्थान है भारत में। मतलब मध्य प्रदेश डोलामाइट के क्षेत्र में चौथा स्थान रखता है और भारत का 8% उत्पादन करता है। डोलामाइट कुल जो भारत का है वो कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? 8% उत्पादित करता है। उसका स्थान कौन सा है? उसका स्थान है चौथा। डोलामाइट की अगर आपसे क्षेत्र पूछे मध्य प्रदेश में खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं डोलामाइट के, तो मंडला क्षेत्र है, झाबुआ है, जबलपुर है, सीधी है, ग्वालियर है। मंडला का जो ककैया है वहाँ पे डोलामाइट होता है। तो मंडला, झाबुआ, जबलपुर, सीधी, ग्वालियर, यहाँ पे डोलामाइट का उत्खनन होता है। अगला है हिंद महासागर सुनामी 2004। तो हिंद महासागर सुनामी जो है वो 26 दिसंबर 2004 को आई थी। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को आई थी। हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्र में कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को आई थी। कारण क्या था? तो सुमात्रा था, सुमात्रा का एक नगर था बांडा एक, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित सिम्यूल द्वीप पर आई अंतः सागरीय भूकंप आ गया था, जिसके कारण सुनामी लहर की उत्पत्ति। मतलब इसका कारण आप शॉर्ट शब्दों में लिख सकते हो कि अंतः सागरीय भूकंप के कारण शक्तिशाली सुनामी लहर की उत्पत्ति हुई। भूकंप का जन्म क्यों हुआ था? कि जो भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे आ गया था। कौन सा? भारत ऑस्ट्रेलियन की जो प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे आ गई थी। इसमें प्रभावित देश हिंद महासागर के 12 तटवर्ती देशों में, मतलब जो हिंद महासागर के तट पर थे वो 12 तटवर्ती देशों में लगभग 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, सुमात्रा इसके प्रमुख देश थे। और भारत में कौन कौन था प्रभावित? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, अंडमान निकोबार, ये भारत के प्रभावित देश थे। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण से नगरों की ओर प्रवास के क्या कारण हैं? तो ग्रामीण से नगरों की ओर लोग क्यों प्रवास हो रहे हैं? तो प्रवासन का मेन अर्थ क्या होता है? एक स्थान से दूसरी जगह पर बस जाना। एक स्थान से अस्थायी रूप से एक स्थान दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से बस जाना। यूएनओ के अनुसार देशांतरण निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक सीमा से अन्य भौगोलिक सीमा में वितरण या विभजन का रूप क्या होता है? प्रवसन होता है। आंतरिक प्रवसन क्या होता है? कि जब देश के निवासी बिना स्वदेश की सीमाएं पार किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे कि हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चले जाएं, तो वो आंतरिक प्रवसन होता है। कारण जैसे हमें कुछ पढ़ने के लिए जाना हो, मतलब रोजगार, शिक्षा, नौकरी के लिए जाना हो रोजगार, पढ़ने के लिए जाना हो शिक्षा, प्राकृतिक असंतुलन, बड़े बड़े कारखाने, बेहतर चिकित्सा के लिए जाता है, भेदभाव हो रहा है उनके देश में तो वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। तो ये आंतरिक प्रवसन के कारण होते हैं। एक होता है गांव से शहर देशांतरण। गांव से दूसरे शहरों की ओर जाते हैं पढ़ाई के लिए, एक गांव से दूसरे गांव के लिए चले जाते हैं, शहरों से गांव के लिए चले जाते हैं, शहरों से शहरों के लिए चले जाते हैं। तो ये गांव शहर देशांतरण होता है। अगला एक होता है आंतरिक प्रवसन, ये हो गया। और एक होता है बाह्य प्रवसन। बाह्य प्रवसन मतलब होता है जब आप एक देश से दूसरे देश के लिए चले जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ छोड़ के जापान चले जाएं, या हम अपना भारत छोड़ के कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, तो वो बाह्य प्रवसन होता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जल संसाधनों की स्थिति का वर्णन करो, समस्या का वर्णन करो। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।